शुरुआत कुमार मैं आपसे ही कर लेता हूं, क्योंकि कल बीजेपी की तरफ से, संघ की तरफ से जो दशहरे के ऊपर जो कार्यक्रम आयोजित हुए थे, लेकिन उसमें एक सियासी कटाक्ष किए गए और खासकर ये कटाक्ष किए गए कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो समाज को बांटने का काम कर रही हैं। तो सवाल यह है कि यह साफ तौर से लग रहा है कि यह निशाना बीजेपी का या फिर आरएसएस का विपक्ष पर है, इंडिया अलायंस पर है, क्योंकि जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर यह पूरा अभी प्रोसेस चल रहा है, उसको लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। कल बीजेपी ने निशाना साधा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो यह तो समझ आ गया है बीजेपी को कि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, लेकिन निशाना कैसे साधना है, अप्रत्यक्ष रूप से। गौरव, देखिए, बिल्कुल संघ प्रमुख की खासकर जो कल जो भाषण हुआ विजयादशमी के मौके पे, उसमें जो उन्होंने बयान दिया, उसमें जाहिर तौर पे उन्होंने ये कहा कि भावनाएं भड़काकर वोट नहीं मांगना चाहिए, देश की उन्नति, विकास और सुरक्षा के नाम पे वोट मांगना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, उनका जो इशारा था वो उन भावनाओं के साथ नहीं था जो बीजेपी के साथ है, बल्कि बीजेपी की भावनाओं के विपरीत जो भावनाएं हैं उसकी तरफ मोहन भागवत का इशारा था। और जाहिर सी बात है, वो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना की मांग की है। दो तरह की राजनीति है, एक जातिगत राजनीति है, दूसरा धार्मिक राजनीति है। बीजेपी, आप 1989 के दशक में, यानी 3 दशक पीछे जाएंगे तो उस वक्त कांग्रेस को अगर माइनस कर दे तो बाकी तमाम वो दल थे जिन्होंने, जो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी और देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और उसके पीछे जो लोग थे जो जातीय आधार पे आरक्षण की बात मांग उस वक्त किए थे और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया था, जो उसके खिलाफ थे वो सड़कों पे थे और बाकी लोग राजनीति में थे। आज वही तमाम राजनीतिक दल हैं जो एक बार फिर से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और लेकिन उसमें एक प्लस ये है कि कांग्रेस पार्टी भी अब उसमें कूद गई है और पूरे तरीके से, पहले से भी वो इसकी बात कर रही थी, लेकिन संसद में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ उस वक्त राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उससे ये मैसेज गया, और उसके बाद जहां भी राहुल गांधी जा रहे हैं लगातार जातिगत जनगणना और जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको हक मिलना चाहिए, इसकी वकालत वो करते नजर आ रहे हैं। तो अब जो तमाम रीजनल पार्टीज थे उनके साथ जातिगत जनगणना और जातीय आधार की राजनीति पे कांग्रेस भी जुड़ी है। बीजेपी का आधार जो रहा है, पहले की अगर बात करें 1989 में एक तरफ मंडल और 91 के आसपास कमंडल, जो राजनीति की जो तुलना करते हैं वही मंडल वर्सेस कमंडल, जो 89 से 91 के आसपास शुरुआत जिसकी हुई थी। 89 में आम चुनाव हुआ था, 16 महीने बाद सरकार गिर गई थी, 91 में फिर आम चुनाव हुए थे और उसके बाद से जोड़ तोड़ की राजनीति यानी गठबंधन की सरकारें बनने का दौर भारत में शुरू हो गया था। आज फिर से एक तरह से देखा जाए तो स्थिति वहीं पे आई है। खासकर बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई तो बिहार की राजनीति में पहले सवर्णों का दबदबा था, उसके बाद ओबीसी का दौर आया, उसके बाद अब जो संख्या आई है 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो कहीं ना कहीं उनका दावा बनते हैं और उन्हीं पे टारगेट है जो रीजनल पार्टीज है और जो कांग्रेस पार्टी है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि 24 का चुनाव जो है मंडल बनाम कमंडल 2.0 होगा क्या, इसका प्रयास हो रहा है और उसी को रोकने का प्रयास संघ की तरफ से या कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से हो रहा है। क्योंकि बीजेपी अगर बिहार की सिर्फ जातिगत जनगणना की बात करें तो 81% वहां बहुसंख्यक है, यानी हिंदू समाज है, 19% अल्पसंख्यक है। तो बीजेपी का जोर उन 81% पे है कि ये 81% एकजुट रहे, और यही स्थिति लगभग देश के तमाम राज्यों में है। तो ये 81% एकजुट रहे, हिंदू एकजुट रहे, और बाकियों को जो राजनीति करनी है वो 19% में अगर करना है तो करे। लेकिन विपक्ष वहीं अड़ा हुआ है, जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है और लगातार जो बयानबाजी हो रही है वो आ रहा है कि नहीं, 81% में भी जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी संख्या है, उनको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जाहिर तौर पे अगर ये जमीन पे उतरता है तो जातीय समीकरण गड़बड़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि अब 3 दशक बीत चुका है। वो जो मंडल वर्सेस कमंडल का दौर था उस वक्त कुछ और बीजेपी थी, छोटी संख्या, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी। लेकिन आज जो लोग उस वक्त मंडल की राजनीति करते थे उस वक्त वो सत्ता में थे, जो उस वक्त जिन पे कमंडल की राजनीति करने का आरोप लगा था वो आज सत्ता में है। यानी राजनीतिक पोजिशनिंग बदली है, मुद्दे वही है 3 दशक पहले वाले अभी पहुंचे हैं। लेकिन अभी लड़ाई किससे है? लड़ाई, सवाल यह है कि अगर विपक्ष को लड़ना है तो सामने नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तरह से कह सकते हैं कॉकटेल है, बीजेपी के लिए एक कॉकटेल है। ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा भी है, पार्टी अक्सर उसको भुनाती भी है, और विकास का एक मॉडल है और हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये 3 चीजों का कॉकटेल है, उससे
विपक्ष को लड़ना है। अब जमीन पे विपक्ष की राजनीति कितना ज्यादा उतर पाती है, जातियों का जो भेद, अलग अलग जो टुकड़े हो रहे हैं, और उसको कितना भुनाने में कामयाब होती है कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में एक साथ आई हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन लड़ाई मंडल वर्सेस कमंडल हो पाएगा कि नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी लगातार इसे रोकने का प्रयास कर रही है। और एक तरह से कल मोहन भागवत का जब बयान हो रहा था उसमें राम मंदिर की भी चर्चा की गई, तो उससे ये लगा कि ठीक है, आप मंडल की राजनीति के तर्ज पे जा रहे हैं, तो हम एक बार फिर से कमंडल की तरफ है, जो कि 81% यानी बहुसंख्यक आबादी को साथ जोड़े रखने का एक प्रयास है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की। उससे बीजेपी को लगता है कि हिंदुत्व का जो एक अलग है वो एक बार और जगेगा, और जो विपक्ष का प्रयास है कि तोड़े उसको, जातियों को हिंदुत्व में, वो फेल होगा। और इसी पर राजनीति हो रही है। देखना होगा कितना मंडल बनाम कमंडल हो पाता है 24 में, उस पर वो रिजल्ट डिपेंड करेगा। ठीक है।